हम लोगों ने देखा था कि मुगल एम्पायर, नादिर शाह के अटैक के बाद में मुगल एम्पायर से कुछ इंडिपेंडेंट स्टेट्स बन गए थे, जिसमें बंगाल था, अवध था, हैदराबाद। ये एक स्वतंत्र राज्य बन गए थे। अब इसके आगे हमें देखना है कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन छोटे छोटे राज्यों को, इंडिपेंडेंट स्टेट्स को एक एक करके अपने एम्पायर में मिलाया। ठीक है, तो यही हमारी मेन स्टोरी थी जो हमें हाफ पार्ट में, पहले वाले पोर्शन में, गुलामी की कहानी में पढ़नी है कि कैसे इन राज्यों को गुलाम बनाया गया है। तो सबसे पहले हम लोग पहला वाला देखेंगे, बंगाल। ठीक है, बंगाल एक बहुत बड़ा राज्य था उस टाइम पे। बहुत बड़ा मतलब आज का जो बंगाल है उसमें आप पूरा बिहार, उड़ीसा, बिहार से झारखंड निकला था, छत्तीसगढ़ का पोर्शन ये जोड़ दो, उधर बांग्लादेश पूरा ऐड कर दो, असम का एक बड़ा हिस्सा ऐड कर दो, तो इतना बड़ा तब बंगाल सूबा बनता था। ठीक है, तो अच्छा, मैंने ये पिछली उसमें आपको बताया भी था, इससे पहले वाले लेक्चर में, कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका कंट्रोल करने का मकसद सिर्फ इस हिस्से को था, या मतलब वो सिर्फ इस हिस्से को कंट्रोल करना चाहती थी, क्योंकि ये कोस्टल एरिया था, यहाँ से ट्रेड किया जा सकता था, व्यापार किया जा सकता। उनको शुरुआत में मतलब नहीं था दिल्ली में क्या हो रहा है या अवध में क्या हो रहा है, क्योंकि वो लैंड लॉक्ड एरिया है, समुद्र से जुड़े हुए नहीं है, वहां से ट्रेड नहीं किया जा सकता। तो वो सिर्फ यहाँ पे कोचीन, मद्रास, इधर बॉम्बे, इधर सूरत, इधर यहाँ पे कलकत्ता पोर्ट, इस हिस्से पे कंट्रोल करना चाहते थे, क्योंकि यहाँ से व्यापार हो सकता था, ट्रेड। तो देखते हैं कि बंगाल का फर्स्ट नवाब जो था, जो एक तरीके से इंडिपेंडेंट हुआ, स्वतंत्र हुआ, उसका नाम था मुर्शिद कुली खान। इसको बंगाल का फाउंडर भी माना जाता है। 1707 के आसपास इसने एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया बंगाल। मुर्शिद कुली खान ने ही मुर्शिदाबाद सिटी बनाया था। ठीक है, फेमस था। और बंगाल की कैपिटल भी मुर्शिदाबाद थी। कभी कभी कैपिटल सीधे पूछ लेते हैं, तो कैपिटल भी इसकी मुर्शिदाबाद थी। ये एक हिंदू था, कुछ सूर्य नारायण मिश्रा नाम था, ये कन्वर्ट हो गया था मुस्लिम में, और फिर ये बंगाल का नवाब बना। अच्छा, उसके बाद में क्या हुआ, ये एक फैक्ट और कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बंगाल के नवाब से एक ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर थे जॉब चार्नॉक, जिन्होंने 3 गांव लीज पे लिए, ठीक है, रेंट पे लिए, और वहां पर एक अपनी सेटलमेंट, ट्रेडिंग पोर्ट बनाया, जो धीरे धीरे चल के कलकत्ता के नाम से डेवलप हुआ। तो ये कभी कभी पूछते हैं कलकत्ता का फाउंडर कौन था। ठीक, तो नाम पता होना चाहिए, जॉब चार्नॉक। लेकिन अब ये माना नहीं जाता है, इस पे तो बहुत केस भी हुआ, और कलकत्ता हाई कोर्ट ने बोल दिया कि इसको नहीं माना जाएगा, कि जॉब चार्नॉक को फाउंडर नहीं माना जाएगा। और उसमें बताया गया कि कलकत्ता पहले से ही कोई वहाँ पे मंदिर था, काली घाट के नाम से कोई गांव था, वहाँ मंदिर था, वहाँ पर फिर इसने कलकत्ता बसा दिया। तो लेकिन कोई एग्जाम में क्वेश्चन अभी भी पूछा जाता है कि कलकत्ता का फाउंडर कौन था, जॉब चार्नॉक। कलकत्ता एक बहुत, मैंने बताया, बहुत बड़ा राज्य था एरिया वाइज, और बहुत प्रॉस्परस, बहुत संपन्न राज्य था, क्योंकि कोस्टल एरिया था, समुद्र से जुड़ा हुआ था, तो व्यापार अच्छा हो सकता था। कलकत्ता अपने जूट और कॉटन के लिए, देखो अभी भी भारत में सबसे ज्यादा पूछा था, सबसे ज्यादा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है, कलकत्ता है, क्योंकि वहां पे वो डेल्टा वाला, गंगा का डेल्टा है वहां पर है, तो पानी अच्छा है, तो वो वाली फसलें अच्छी हो सकती है जिनको पानी चाहिए। उस टाइम पे भी कलकत्ता में जो पूरा बंगाल का हिस्सा था उसमें जूट बहुत होता था, कॉटन बहुत होता था, कपास। तो वहाँ की जो कपास की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वो बहुत फेमस थी। ये जो देखो लिखा है मसलिन ट्रेड, ये कॉटन वाला कपड़े का व्यापार होता था। सिल्क, रेशम का भी व्यापार कलकत्ता से बहुत होता था, बंगाल से। बंगाल में शिप बिल्डिंग कंपनी, ये मैंने बताया भी था पहले भी, कि भारत की आयरन स्टील इंडस्ट्री, लोहा और इस्पात उद्योग, और ऐसे ही जहाज निर्माण का उद्योग, ये उस टाइम दुनिया में नंबर 1 पे था, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री भारत की। तो कलकत्ता, ये पूरा बंगाल जो है बहुत समृद्ध वो था। और मैंने आपको बताया कि पिछली क्लास में हमने देखा था कि जैसे ही मुगल एम्परर फारूक शियार ने ईस्ट इंडिया कंपनी को फरमान दिया, और ये हम लोग देख चुके हैं कि 1717 में ईस्ट इंडिया कंपनी को फरमान मिल गया था, या दस्तक। फरमान का मतलब था कि फ्री ट्रेड की परमिशन, आप पूरे बंगाल से बिना कोई टैक्स पे किए हुए पैसा व्यापार कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। और ये सिर्फ अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला था, फारूक शियार ने दिया था। तो इससे बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बहुत बढ़ गई, और ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरीके से सबसे बड़ी
ट्रेडिंग कंपनी, व्यापार करने वाली कंपनी बन गई बंगाल में। अच्छा, अब जब इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था कंट्रोल में आ गई, तब उन्होंने थोड़ी थोड़ी खुरापात करनी शुरू की। और शुरुआत कहाँ से हुई कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता को, जो उसने बनाया था कि कलकत्ता जो पोर्ट था, यहाँ पर वो अपने सैनिक ला ला के रोकने लगे, मतलब सैनिक छावनी बनाने लगे, कैंटोनमेंट बनाने लगे। अच्छा, जो नवाब होता था उसने देखा कि भाई ये तो गलत चीज है, नवाब वहाँ का ये है, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक ट्रेडिंग कंपनी थी, व्यापार करने का अधिकार था, उसको ये अधिकार नहीं था कि वो अपने सैनिक ला ला के यहाँ पर बसाए या छावनी बनाने लगे। तो नवाब थोड़ा नाखुश होने लगे इससे। हालांकि मुर्शिद कुली खान के बाद में कई नवाब आए, अलीवर्दी खान एक फेमस नवाब आया, उसने भी कुछ नहीं किया। ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहा, क्योंकि बंगाल के नवाब, बंगाल खुद, मैंने पहले ही बता दिया कि भारत में जो राजा लोग थे वो आपस में बहुत लड़ रहे थे। अंग्रेजों को इसका बहुत फायदा मिल रहा था कि कभी मुगल अटैक करते थे मराठों पे, कभी मराठे मुगल पे अटैक कर रहे हैं, कभी मराठे बंगाल पे अटैक कर रहे हैं, तो सब आपस में लड़ते थे, अंग्रेज उसका फायदा उठाते थे। तो यही यहाँ पे चल रहा था। जैसे जैसे बंगाल में अंग्रेजों ने अपनी छावनी बनानी शुरू की, सिचुएशन थोड़ी बिगड़ने लगी, टेंस होने लगी। और कहानी असली यहाँ से शुरू होती है कि बंगाल में एक नवाब आया जिसका नाम था सिराजुद्दौला। ठीक है, सिराज नाम लिखा है, सिराजुद्दौला। उसने क्या किया, बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को सैनिक छावनी बनाने पर बैन लगा दिया कि आप सैनिक छावनी नहीं बना सकते। और वो अपनी सेना लेके कलकत्ता में घुस गया और कलकत्ता को कैप्चर कर लिया, और सैनिक छावनियां जितनी थी वो खड़वा दी सब। अब इससे क्या हुआ कि अंग्रेज, ईस्ट इंडिया कंपनी को इस बात का बुरा लगा, और एक छोटी सी इंसिडेंट मतलब भारत के हिस्टोरियन कभी कभी नहीं मानते उसको, इतनी बड़ी थी लेकिन लिखी जाती है, जिसको ब्लैक होल के नाम से जानते हैं। कहते हैं जब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता को कैप्चर किया तो सिराजुद्दौला के अधिकारियों ने 146 अंग्रेज कैदियों को, जो अंग्रेज वहां पे रह गए थे, उनको एक 18x14 के रूम में बंद कर दिया। मतलब एक छोटे से हॉल में 146 लोगों को बंद कर दिया रात भर के लिए, जिसमें 123 लोग मर गए, 23 लोग जिंदा बचे बस सुबह तक। अब ये बताते हैं सिराजुद्दौला को पता भी नहीं था, उसके अधिकारियों ने किया। इस इंसिडेंट को ब्लैक होल इंसिडेंट के नाम से जानते हैं। 1856 में हुई। एक हॉलवेल राइटर थे, उनका कभी कभी नाम पूछ लिया जाता है, उन्होंने पहली बार इसका जिक्र किया था। ब्लैक होल की घटना मानी जाती है, और कहते हैं कि इस घटना ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक मौका दे दिया अटैक करने का, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर अटैक कर दिया। भारत की हिस्ट्री में ईस्ट इंडिया कंपनी से पहली लड़ाई होने जा रही थी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लड़ाई थी। बंगाल से बोल लो या पूरे भारत में बोल लो आप, पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी, जो व्यापारी बन के आए थे, वो पहली बार अब लड़ने जा रहे थे, और इस लड़ाई से बिल्कुल तय होना था कि क्या होने जा रहा है। तो पहली लड़ाई थी, हम लोग देखेंगे ये 2-3 लड़ाइयाँ हुई, और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है एक तरीके से है, जिसको हम प्लासी का युद्ध कहते हैं, बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी जो है बंगाल में ही जगह है। प्लासी की लड़ाई बिल्कुल तय कर देती है कि भारत में एक तरीके से कोई है नहीं जो अंग्रेजों को रोक पाए। इधर लिखा हुआ है, एक तरफ सिराजुद्दौला था, दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी, और ईस्ट इंडिया कंपनी को कमांड कर रहा था, उसका सेनापति था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, और लड़ाई हुई। लड़ाई क्या थी आप समझो कि जो रॉबर्ट क्लाइव था उसने एक तरीके से सिराजुद्दौला की पूरी टीम, जिसमें सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर, ऐसे सिराजुद्दौला का जो ट्रेजरर था, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर बोल लो, राय दुर्लभ, इनके नाम कभी कभी पूछे जाते हैं। तो कलकत्ता के और अमीर लोग, एक जगत सेठ थे, बहुत अमीर बैंकर थे वहाँ के। बोला जाता था कि उस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी की पूरी प्रॉपर्टी से ज़्यादा प्रॉपर्टी उस अकेले आदमी की थी। तो ऐसे बड़े बड़े लोग थे जिन्होंने रॉबर्ट क्लाइव की मदद की, और सीक्रेट पैक्ट इन लोगों ने साइन कर लिया रॉबर्ट क्लाइव से। और एग्रीमेंट यही था कि अगर सिराजुद्दौला हारता है तो अगला नवाब मीर जाफर को बना दिया जाएगा, जो सिराजुद्दौला का सेनापति था। और लड़ाई हुई प्लासी के मैदान में। सिराजुद्दौला वहां से निकला, लेकिन बाद में कैप्चर कर लिया गया, और मीर जाफर का बेटा था, उसने सिराजुद्दौला को मार दिया, उसकी हत्या कर दी, और मीर जाफर को बंगाल का अगला नवाब बना दिया गया। तो प्लासी की लड़ाई इसलिए बोली जाती है कि प्लासी की लड़ाई से बिल्कुल तय हो गया कि भारत में बहुत से लोग हैं, मतलब
कि जो अंग्रेजों की मदद कर रहे थे, या एक तरीके से आप सोच लो कि भारत में यूनिटी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। जैसे जो मैं बार बार बोलता हूँ कि मिडिवल हिस्ट्री में भी यही हुआ, मोहम्मद गौरी गजनवी जब आया, कि कुछ ना कुछ लोग यहाँ के मिले होते थे। जैसे उस टाइम कन्नौज के जयचंद ने मदद की मोहम्मद गौरी की। एंशियंट हिस्ट्री में भी यही हुआ था, अलेक्जेंडर का अटैक हुआ तो आम्बी जो किंग थे तक्षशिला के, उन्होंने उसकी मदद की, अलेक्जेंडर की। तो यही यहाँ पे हो रहा था। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली लड़ाई जीती, प्लासी। तो प्लासी को के बारे में ये बोला जाता है कि प्लासी ने लगभग तय कर दिया कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी अब रूल करेगी, सबसे बड़ी पावर है। इसीलिए रॉबर्ट क्लाइव जो यहाँ पर है, इसको कभी कभी बोला भी जाता है कि ये फाउंडर ऑफ ब्रिटिश राज इंडिया में किसको बोल दिया जाता है, रॉबर्ट क्लाइव को, क्योंकि उसने ये काम किया पहली बार। और बहुत कम आर्मी थी, प्लासी पे तो अलग से किताबें लिखी गई। सिराजुद्दौला की आर्मी 50,000 के आसपास थी और ईस्ट इंडिया कंपनी 3,000 के आसपास बस। और उसमें लड़ाई के बीच में मीर जाफर आदि से ज्यादा सेना लेके इधर चला गया, रॉबर्ट क्लाइव की तरफ चला गया। तो ये प्लासी की लड़ाई थी जिसने तय कर दिया कि ये होगा। अच्छा, प्लासी की लड़ाई के बाद में बस एक चेंज हुआ कि रॉबर्ट क्लाइव ने अपना नवाब बनवा दिया। मीर जाफर का क्या बन गया, बंगाल का अगला नवाब बन गया। अब भी मीर जाफर नवाब था, तो उसने वो जो नवाब बना तो शुरुआत में उसने अपने काम करने शुरू किए, एक आध साल नवाब बनने के मजे लिए। लेकिन फिर उसको एहसास हो गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब तक है वहां पर, तब तक नवाब बनने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हर काम कंपनी कर रही है अपनी मर्जी से। तो कुछ टाइम के बाद मीर जाफर को भी लगा कि भाई हमें कुछ करना चाहिए, और मीर जाफर ने भी एक लड़ाई लड़ी जिसको बीदर का युद्ध बोलते हैं। लेकिन मीर जाफर ने इस बार, ये हम लोग पढ़ चुके थे डच, जब नीदरलैंड की कहानी बता रहा था, कि जो डच लोग भारत में आए थे, नीदरलैंड के लोग, उनकी मदद ली नीदरलैंड के लोगों की। और एक छोटा सा वॉर हुआ जिसको बीदर का युद्ध, या वहां पर हमने बताया भी था कि चिंसुरा का बैटल बोलते हैं, बंगाल में ही जगह, वहां पे वॉर हुआ। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने बताया पहले भी था कि बहुत पावरफुल आर्मी थी, नेवी तो बहुत स्ट्रांग थी, कि ये वॉर भी जीता। मीर जाफर भी हटा दिया गया और उसकी जगह पर मीर कासिम, उसका सन इन लॉ था, दामाद था, उसको बना दिया गया। मीर कासिम अगला नवाब बन गया। अच्छा, एक चीज और हो रही थी, ये लोग हार रहे थे, बदले में पैसा भी दे रहे थे ईस्ट इंडिया कंपनी को। जैसे जब प्लासी की लड़ाई हारे, तो बंगाल के नवाब को, जो नवाब बना मीर जाफर को, उसको पैसा भी देना पड़ा लड़ने का, हर्जाना। उस टाइम पे बोला जाता है 18 मिलियन डॉलर, मतलब अभी के टाइम, उस टाइम का 18 करोड़ रुपए, अभी का सोच लो कितना होगा। और एक पूरा 24 परगना जिले की जमींदारी। तो हर बैटल में कुछ ना कुछ देना भी पड़ रहा था, हारते थे फिर जुर्माना युद्ध का भी दे रहे थे, जिसको बोलते थे ड्रेन ऑफ वेल्थ। पैसा भी खींचना शुरू कर दिया अंग्रेजों ने। बीदर के बाद में मीर कासिम नवाब बन गया, ठीक है। मीर कासिम थोड़ा चालाक आदमी था, उसने एक काम किया, ये फैक्ट बहुत पूछा था। मीर कासिम ने अपनी जो कैपिटल थी बंगाल की, वो मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफर कर दी। मुंगेर जो बिहार में है, क्योंकि तब बिहार, मैंने बताया, असम, ये सब बंगाल का ही हिस्सा था। ट्रांसफर इसलिए कर दी क्योंकि वो अंग्रेजों से थोड़ा ईस्ट इंडिया कंपनी से दूर रहना चाहता था, पीसफुली। तो उसने भी कुछ टाइम अपना काम किया, लेकिन फिर से कंपनी बहुत दखलंदाजी कर रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। और समस्या बड़ी गंभीर थी। समस्या ये थी कि एक बंगाल में 2 पावर सेंटर थे, शक्ति के 2 केंद्र, जैसे एक जंगल में 2 शेर। जब तक एक जाएगा नहीं, तब तक ये लड़ाई चलती रहेगी। और कुछ सालों के बाद में, 5-6 सालों के, कितने, 5 साल बाद में फिर से एक लड़ाई हुई। और ये भारत की हिस्ट्री में सबसे डिसाइसिव वॉर माना जाता है, सबसे निर्णायक युद्ध, जिसने बिल्कुल ये तय कर दिया कि अब भारत में सबसे पावरफुल, जो शक्तिशाली एम्पायर, शक्तिशाली लोग हैं भारत में, वो मराठे नहीं है, मुगल नहीं है, कोई नहीं है, वो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी है। क्या हुआ इसमें, और ये वॉर भी बहुत पूछा जाता है, कि इस वॉर में मीर कासिम, बंगाल का नवाब जो था, उसकी आर्मी, साथ में अवध का नवाब जो यूपी वाला एरिया था, सुजाउद्दौला, उसकी आर्मी भी गई। और जो मुगल एम्परर था, जो दिल्ली पर रूल करता था, शाह आलम सेकंड, इन तीनों की कंबाइंड आर्मी गई ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ने। बक्सर पता है, जो अभी अब बिहार में पड़ता है, उस टाइम बंगाल का हिस्सा था। और ईस्ट इंडिया कंपनी का कमांडर था हेक्टर मुनरो। और बक्सर के वार में इन तीनों की कंबाइंड आर्मी भी ईस्ट इंडिया कंपनी से हार गई। तो आप समझो, एक तरीके से
लगभग 60% इंडिया एक साथ में हार गया। मुगल एम्परर जो इतना पावरफुल होता था, भले ही जितना वीक हो चुका हो, लेकिन इन सबसे तो पावरफुल ही था वो। बंगाल का नवाब, इतना बड़ा बंगाल, इतना बड़ा सूबा था, अवध का नवाब, ये सब एक साथ में हार गए। और इसलिए माना जाता है कि बक्सर के बाद ये तय हो गया कि अब भारत किसके कंट्रोल में है, ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में है। तो ये 3 लड़ाइयाँ थी, 57, फिर 2 साल बाद 59, और फिर कितने 5 साल बाद बक्सर की लड़ाई, 64 की लड़ाई, ठीक है, जिससे इन लोगों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पे कंट्रोल किया। लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है अभी यहां पर समझना, कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, अंग्रेज थे, चालाक लोग थे, इनको एक चीज पता थी कि वो तभी, कि इस टाइम पे भी डायरेक्ट भारत पे कंट्रोल करना या बंगाल पे कंट्रोल करना सही नहीं है। मतलब कैसा भी हो, लेकिन भारत की आम जनता जो है अपने राजाओं को देखती थी कैसे है, वो अंग्रेजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाती उस टाइम पे। तो इन्होंने तब भी चालाकी की कि ऐसा नहीं कि सीधे बंगाल पे कंट्रोल कर लिया, इन्होंने इन हारे हुए लोगों से एक समझौता किया, और ये ट्रिटी बहुत पूछी जाती है, जिसको इलाहाबाद की संधि के नाम से जानते हैं, ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद। इलाहाबाद की संधि के बारे में ये फैक्ट बहुत पूछा जाता है कि इलाहाबाद की संधि के बाद बंगाल में दोहरा शासन या डबल गवर्नमेंट स्टार्ट हो गया, जिसको द्वैध शासन भी हिंदी में कभी भी बोलते हैं, द्वैध शासन शुरू हो गया। दोहरा शासन मतलब 2 लोग शासन करने लगे बंगाल में। क्या था ये संधि? ऐसे थी, एक तरफ रॉबर्ट क्लाइव और इन लोगों के बीच, शुजाउद्दौला और शाह आलम II के बीच में संधि हुई। संधि में था क्या, पहले समझ लो कि जैसे अभी क्या होता है कि कोई भी स्टेट है, जैसे ना कोई भी स्टेट, यूपी ले लो, बिहार ले लो, एक सीएम है, चीफ मिनिस्टर, तो वो फुल कंट्रोल है, कंट्रोल उस राज्य पे उसका होता है, इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, उत्तरदायी सरकार। लेकिन अंग्रेजों ने यहां पर सिस्टम क्या बनाया कि उस राज्य को 2 हिस्सों में बांट लिया, मतलब एरिया को नहीं बांटा, शक्तियों को 2 हिस्सों में बांट लिया। जैसे यहां पर समझो कि अंग्रेजों ने जो पैसे वाली शक्तियां थी, जिनको दीवानी अधिकार बोलते हैं, दीवानी वो चीजों से जो पैसे से जुड़े, टैक्स लगाने के राइट्स हैं, टैक्स वसूलने के राइट्स, ये सब अंग्रेजों ने अपने पास ले लिए। पूरी एक तरीके से पूरी इकोनॉमी, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मतलब ये अभी के नाम है, उस टाइम पूरे बंगाल के दीवानी राइट्स अंग्रेजों ने अपने पास ले लिए। और निजामत राइट बोला जाता है, जैसे क्रिमिनल राइट्स होते हैं, फौजदारी अधिकार, फौजदारी में क्या होता है, पुलिस, सुरक्षा, प्रशासन, ये सब वाली चीजें ये नवाब को दे दी, और वो भी अपना नवाब, कठपुतली वाला। पूरी अर्थव्यवस्था अंग्रेजों के पास में, और ये सब एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल नवाब को। वो भी नवाब को ये तब मिला जब नवाब ने देखो 53 लाख रुपए ईस्ट इंडिया कंपनी को दिए इनका, इसके लिए। तो एक तरीके से बंगाल में दोहरा शासन शुरू हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी दीवानी अधिकार, सिविल राइट्स कंट्रोल करती थी, सिविल लॉ, और जो नवाब होता था वो फौजदारी अधिकार कंट्रोल करता था। तो बंगाल में डबल गवर्नमेंट शुरू हो गई। बहुत पूछा जाता है किस ट्रिटी के बाद में हुई या किस वॉर के बाद में, बक्सर के बाद में हुआ, और बंगाल में डुअल गवर्नमेंट शुरू हो गया। और इससे ऐसे क्या हुआ, बंगाल जो पहला और सबसे बड़ा राज्य था भारत का, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में आ गया।